नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। एनलाइटन भारत का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ है जय सिंह जी। जय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों, जय सिंह जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आरटीआई के कार्यकर्ता है। हम इनसे जानते हैं कि क्या इनके अनुभव है। जय सिंह जी, सबसे पहले तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके क्या कुछ अनुभव है, जानना चाहूँगा। सर आपने मुझे मंच दिया उसके लिए थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और हम लोग जब पढ़ते थे तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से, तब उस टाइम ग्रेजुएशन होने के बाद में मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हुआ था। तो हम लोगों ने तो टीवी भी 2015 में आके देखा। तो हम लोग ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। बीइंग ए किसान परिवार, हमने वो सारी चीज़ें देखी है कि समाज के अंदर जो एक आम आदमी है या जो किसान है वो किस किस दौर से गुजरता है और उसकी क्या क्या पीड़ाएं होती है। इवन कि गाँव में हमारे आज छोटे से छोटे एक कागज़ के लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, मृत्यु प्रमाण तक पत्र तक लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, वो सरकारी पदों पे बैठे हैं पर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं और वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं जब वो बेरोजगारी की लाइन से हट के जब एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे चले जाते हैं। तो गाँव में ये समस्याएं छोटी छोटी आम हैं और वहाँ अगर उस फेज़ को देखें तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा कि आज हर एक ऑफिस के अंदर मैं जो खुद जो मैंने देखा कि हर एक ऑफिस के अंदर फोटोकॉपी का मशीन होता है। और फोटोकॉपी का मशीन होता है तो कोई ऑफिसर के पास गए, उन्होंने कहा जाओ ये आधार कार्ड की आपके पास फोटोकॉपी नहीं है और बाहर दुकान से आप इसको फोटोकॉपी करवा के ला के आना। आपको गवर्नमेंट ने आपके टेबल पे फोटोकॉपी की मशीन दी है, आपने उस आदमी को बिना मतलब का चक्कर लगा दिया। वो 1 रुपए के कागज के लिए उस पे 1 रुपया भी एक्सपेंसेस नहीं आता। जब गवर्नमेंट ऑफिसर के टेबल पे अगर वो मशीन पड़ी रहती है तो उस 1 रुपए के एक्सपेंसेस को आपने नेग्लेक्ट करके आपने अपने जो नैतिक दायित्व थे उनका निर्वहन नहीं किया। आपने ये भी नहीं देखा कि वो भूखा प्यासा कहीं से आया है, बुजुर्ग है, क्या है, आपने उसको बाहर भेज दिया। वो बाहर जाता है और बाहर जाके वो किसी से पूछता है भाई साहब फोटोकॉपी की दुकान कहाँ है। वो वहाँ से ऑटो लेता है 50 रुपए का, वो फेयर पे करके और वहाँ दुकान पे पहुँचता है। दुकान वाला उससे 10 रुपए ले लेता है और वापिस आता है। वो एक कागज जिसका एक्सपेंसेस 1 रुपए से कम आना था और वो आपको कहीं ना कहीं 100 रुपए प्लस पड़ गया। तो ये इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोचना चाहिए। कोई आए तो उनको ये नहीं कहना पड़े अपने को भी भाई आप 1 घंटे में आना, कल आना, आपके पास फोटोकॉपी नहीं है आधार कार्ड की। बीइंग ए ऑफिशियल अगर आपकी मशीन भी काम नहीं कर रही है तो 12 अंकों का आधार कार्ड होता है, आप उसके कागज पे लिख के नीचे अपना साइन कर दीजिए कि हाँ मैंने वेरीफाई किया था, इसके पास फोटोकॉपी नहीं थी। तो तभी ये जो गवर्नमेंट की जो कुछ चीजें हैं जैसे डिजिटल इंडिया है और है, ये तभी सार्थक होगा जब एक आम आदमी इसकी जिम्मेदारियां समझेगा। और इन छोटी छोटी चीजों से आप ये समझ सकते हैं कि आज ग्रामीण परिवेश में समाज की कितनी कैसी पीड़ाएं हो सकती है जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं। लाखों लोगों का जो कैरियर है वो गर्त की ओर जा रहा है, पर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे। लेकिन जय सिंह जी देखो, मतलब सरकारी अधिकारियों का अक्सर यही कहना होता है कि भाई पब्लिक जनता जागरूक नहीं होगी तो उनके जो सरकार की योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन या उनका जो फलीभूत होना है वो नहीं हो पाता है। मतलब कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें डिपेंड तो जनता पर ही करती है। अगर जनता जागरूक होगी तो ज़रूर आप जो कह रहे हैं वो सब चीज़ें होनी, मतलब जनता की जागरूकता पर डिपेंड करती है। जय सिंह जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात ये जानना चाहूँगा, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आप एक बेहतरीन आरटीआई कार्यकर्ता है, तो आरटीआई को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा डर होता है कि आरटीआई कैसे दायर करें और किस विषय को लेकर ये दायर की जानी चाहिए। एक नागरिक के रूप में मैं आपके कुछ अनुभव जानना चाहूँगा कि अब तक आपने किस तरह से ये आरटीआई वगैरह दायर करते हो, किन विषयों को लेकर दायर करते हो, विशेषकर आरटीआई पर बात करना चाहूँगा। आरटीआई के परिप्रेक्ष्य में बताने से पहले आपको मैं 2 लाइन आपने जो पहले क्वेश्चन किया उसके बारे में बता दूं कि जनता को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जनता को जागरूक होना चाहिए, पर हम क्या ग्रामीण परिवेश से हैं तो गांव में 30-40% आबादी है जो केवल साक्षर है और 10% ऐसे हैं जो साक्षर भी नहीं है। तो उनको जागरूक करने के लिए अपने
क्या इतना कुछ कर सकते हैं एडवांस लेवल का कि वो हर एक चीज को समझे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो उन लोगों के साथ प्रेम भाव से, प्यार से काम लेना पड़ता है, ताकि वो फेमिलियर हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, ताकि वो किसी कर्मचारी को जाके बता सके कि मेरी ये समस्या है। हम जाते ही उसको भगा देते हैं कि कल आना। हम ये भी नहीं देखते हैं वो बुजुर्ग है, वो धूप में हारे थके आए हैं, वो खेत में काम करते आए हैं। हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हमने बताया वो नहीं समझ पाते हैं। अगर हमारे से रिलेटेड काम नहीं है तो हम उनको ये कह सकते हैं ना कि ये काम मेरा नहीं है, मैं उन पटवारी जी को या उनको सेक्रेटरी जी को फोन कर देता हूँ और आप वहां जाना, वहां जाते ही आपका ये काम हो जाएगा। ये एक सार्थक रास्ता तो हम बताएंगे। पर वो नैतिक जिम्मेदारियां भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे जैसे युवा है, तो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, पर वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाता। तो जनता की जो जागरूकता जो ग्रामीण परिवेश में है, वो उनकी साक्षरता से भी अपने को देखनी पड़ेगी कि वो उतना सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं कि वो एकदम से साक्षर हो जाए इतने कि वो सिस्टम को चैलेंज करते। लेकिन जयसिंह जी, जैसे हमारी चर्चा हुई थी कुछ देर पहले, उसमें तो आप तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों को, आरएएस अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को आप अपने अनुभव के आधार पर, अपनी जानकारियों के आधार पर आरटीए के माध्यम से उनको बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं। क्या ऐसे अनुभव हैं? हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको थोड़ा बताएं कि आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जयसिंह को एज ए आरटीआई वर्कर के रूप में ग्राउंड पर उतरना पड़ा। सर, मैं इसमें एक आपको छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ कि जब मैं यहाँ राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से जब मैंने ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद में मैंने वोट के लिए एप्लीकेशन दिया जब मेरी उम्र हो गई थी 21 साल। उससे पहले मैंने 18 साल पे भी हमारे जो गांव के बीएलओ थे, हमारे टीचर ही थे, मंगलू राम जी रांगेरा नाम था उनका। हाँ, भूमपुरा गांव है सर जी। तो वहां पे वो सर अभी रहे भी नहीं, तो उनको मैंने एप्लीकेशन दिया था, बट वो किसी कारणवश उन्होंने वोट मेरा नहीं बनाया। तो मैंने 21 साल की उम्र में मेरा ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर किया। ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर किया, पर प्रशासन ने या जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स है, विलेज लेवल ऑफिसर्स है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन लगाया, फिर बाद में और लगाया, फिर और लगाया, ऐसे करते करते मैंने 5-6 एप्लीकेशंस लगाए। तो हुआ क्या कि फिर भी मेरा वोट नहीं बना और मेरी उम्र हो गई थी 25 साल की। अच्छा। तो मैंने 3 साल निकल गए, लगभग 4 साल नहीं, अपने 18 की एज में वोट बन जाता है, तो उस बात को 7 साल निकल गए और मुझे वोट के अधिकार से वंचित किया गया था। मतलब 21 में आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन 18 से 18 में आपका बना नहीं था। 25 में जाके बना। अच्छा, तो ये इतना लंबा पीरियड रहा और इसमें मेरे को वोट के अधिकार से वंचित रखा गया। हाँ। जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ये ड्यूटी होती है, नैतिक दायित्व होता है भी गांव में कोई भी 18 साल की उम्र कवर कर लेता है, तो वहां पे बीएलओ होता है, जो उसकी नैतिक दायित्व बनता है कि वो उसके घर पे जाए और उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करनी है, और ड्राइव भी चलाई जाती है, अभियान भी लगाए जाते हैं कि वो उनके वोट बनाए। किसी का नहीं बना तो वो जानकारी में रख के और उसके घर तक जाके उसका वोट बनाने का जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है वोट का, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप बीइंग ए ऑफिशियल आपकी ड्यूटी बनती है कि किसका वोट बनाना है और किसका नहीं बनाना है। तो गांव में तो गए होंगे ना, अधिकारी नहीं गए थे क्या आपके वहां पर? नहीं, अधिकारी तो गए, बट मैं उस टाइम वहां रहता नहीं था। बट मैंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, तो ऑनलाइन आवेदन वो देखते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि ऑनलाइन क्यों करते हो, आप ज्यादा शाणे बनते हो क्या, आप तो ऑफलाइन पे जाओ। भाई, आपको अगर ऑनलाइन सिस्टम यूज नहीं करना आता, उसका ठीकरा आप जनता के सिर पे थोड़ी फोड़ेंगे। हाँ, तो मैंने इसी संदर्भ में क्या किया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, उनको कंप्लेन दिया मैंने, कहा मेरे को 7 साल से वोट के अधिकार से वंचित किया गया। तो उन्होंने राजस्थान के जो कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन के, उनको लिखा और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। मतलब मेल किया था या पत्र लिखा था, मतलब क्या? मैंने पत्र लिख के उसको मेल किया था। अच्छा। और उन्होंने उस पर रिप्लाई भी किया। और उन्होंने यहाँ इलेक्शन कमिश्नर जो राजस्थान है उनको भेजा पत्र। अच्छा। कि आप इनको 7 साल से वोट के अधिकार से कैसे वंचित कर दिया। तो इन्होंने एक लेटर जारी किया कि कल 9 तारीख, उस टाइम ये 2019-20 की बात है, कि आप 9 तारीख तक इनका वोट 2 दिन में बना करके, और क्यों इनके वोट जो इन्होंने एप्लीकेशन दिए भी, मैंने इतने आवेदन कर रखे हैं और उनका रेफरेंस भी मैंने डाला, तो इनको क्यों रिजेक्ट किया गया, इसको आप बताइए। बिल्कुल, कारण पूछा। कारण पूछा।
कारण पूछा तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन्होंने वहाँ के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम हनुमानगढ़ को उस पर जांच करने का बोला, भी कल तक आप जांच सबमिट करें। तो उन्होंने ये लिखा कि भाई आपका जो वोट था वो इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि आपने एक फॉर्म में तो उसमें बूथ का कॉलम नहीं डाला, एक में आपने जो पिता का इपिक नंबर है वो वोटर आईडी नंबर वो गलत डाल दिया और अधूरी जानकारियां दी आपने। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ तथ्य मेरे को प्रोवाइड करवाए। तो फिर मैंने उनको ये लिखा कि सर जो आपका आवेदन फॉर्म होता है ऑनलाइन का या ऑफलाइन का, उसमें कहीं भी अनुभाग या बूथ का कॉलम नहीं होता है, और बीइंग ए न्यू वोटर आपको ये पता भी नहीं रहता है कि आपका वोट कौन से बूथ में है, कौन से अनुभाग में है, क्योंकि अभी तो आप वो हैं। तो मैंने उनकी इंक्वायरी पे वापस क्वेश्चन किए कि आपके एप्लीकेशन में कहीं भी अनुभाग का कॉलम नहीं है। आपने कहा कि आपके पिता का इपिक नंबर गलत है, पर वो मेरे माता जी का इपिक नंबर था। आपने कहा कि उसमें शुरू का 0 वो काउंट नहीं होता है। तो वो विभागीय अधिकारियों की एक वो रहती है ना कि उनको तकनीकी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। आम आदमी को तो उसमें 7 अंक दिखेंगे तो वो 7 बताएगा, 10 दिखेगा तो 10 बताएगा, उसको क्या पता कि आगे का 0 काउंट नहीं करना। फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो आवेदन फॉर्म होता है उसमें ये था कि आपके परिवार या पड़ोसी का इपिक नंबर, वो कॉलम कोई माता पिता का नहीं होता है। और उसके आगे ब्रैकेट में स्टार मार्क करके लिखा हुआ कि ये आवेदनकर्ता के लिए अनिवार्य नहीं है तो दे दो, नहीं है तो नहीं दो। तो अगर जब आपके कॉलम में ये लिखा हुआ है तो आप उस बेस पे मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें आपने खुद लिखा कि अनिवार्य नहीं है और वो परिवार या पड़ोसी का होता है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि वो मेरे पिता का इपिक नंबर है, वो मेरे माताजी का इपिक नंबर था। तो मैंने जो इलेक्शन कमिश्नर थे अपने राजस्थान के, उनको वापस मेल किया। मैंने कहा सर मेरे पास ये मेरे माताजी का इपिक नंबर जो डाला ये 7 अंक का है, इसमें मेरी क्या गलती है। तो हनुमानगढ़ कलेक्टर साहब ने कहा कि आप ऐसी शिकायतें करो, कीप इट करके मेरे को कमेंट किया। तो मैंने उनको कहा भी सर कीप इट की क्या बात है, आपने मेरे को डिपर्व किया इससे वोट के राइट से, तो आपने कीप इट की इसमें क्या बात है। तो फिर मैंने आरटीआई के तहत सूचना मांगी, तो मुझे पता चला कि लाखों की संख्या में आवेदन आए ऑनलाइन और किसी का भी उन्होंने वेरीफाई नहीं कर रखा। तो फिर उन्होंने तो मैंने कहा चलो मेरे आवेदन में तो हो सकता है आपने कह दिया त्रुटियां रही है, और आपके जो और ये लाखों आवेदन करता है इनके सबकी थोड़ी त्रुटियां रही है। तो इस तरीके का वो विषय था। क्या जानकारी मांगी थी, मतलब आरटीआई में क्या लिखकर भेजा था? आरटीआई में कि टोटल यहाँ पे कितने आवेदन आए ऑनलाइन और उसमें कितने रिजेक्ट हुए और कितने के आपने वो बना दिया है जो वोटर आईडी या वोट जो बना दिया है। तो उसमें ये पता चला कि मतलब किसी के बने ही नहीं, ऑनलाइन को खोल के ही नहीं देखते बीएलओ। तो ये तो आपके जैसे एक जिले की बात है, ये तो पूरे राजस्थान में इस तरह की समस्या होगी। हाँ, तब ये प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरे को बोला कि हम आपका वोट बनाएं या इलेक्शन करवाएं, अभी आगे 7 दिन बचे हैं, तो आप ऐसा करो, इनको सब चीजों को बंद करो और प्लीज हमें इलेक्शन की जो ड्यूटीज है वो निभाने दो। तब मैंने बोला, मैं सर आपने कहा था कीप इट, तो मैं मेरी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। तब मुझे ऐसे लगा कि आरटीआई हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि कई बार क्या है कि हम कुछ सूचनाएं मांगते हैं, तो ऐसी सूचनाएं मांगने पे अधिकारियों में एक अजीब सा डर रहता है। अभी मैंने मेरे स्कूल की कुछ सूचनाएं मांगी, भी 1996 में मेरे गांव की पंचायत बनी और उसके बाद में मैंने स्कूल का जो भूमि है वो क्या है कि पंचायत से अलग खाता है उसका शिक्षा विभाग के नाम से। तो मैंने उसकी कुछ सूचनाएं मांगी, तो जो प्रिंसिपल है जो आरटीआई के अंदर उनको ऑफिसर को नाम दे रखा होता है कि स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, SPIO बोलते हैं। तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया इस बात से और इधर उधर मेरे घर तक भी गए, मेरे बाबूजी के पास भी गए, ताऊजी के पास भी गए कि आप उनको समझाओ कि वो सूचना क्यों मांग रहे हैं। अच्छा। भाई आपके पास एक सार्थक रिकॉर्ड है, आप सूचना दे दीजिए, मैंने कोई कोर्ट केस थोड़ी कर दिया आप पे, एक सूचना मांगा है, मेरा अधिकार है, और मुझे ये लगा कि आप कहीं ना कहीं उसमें गलत कर रहे हैं। तो आज तक उन्होंने मेरे को सूचना नहीं दी, पर वो उन्होंने 2-3 बार मेरे पिताजी को कहा, मेरे ताऊजी को कहा कि आप उनको समझाइए वो सूचना क्यों ले रहे हैं। तो जो ग्रामीण परिवेश में जो ऑफिसर्स है उनकी ये सोच है
कि भाई कोई सूचना या कागज देना नहीं पड़े, बस बात से ही सब कुछ सिस्टम से वो सोल्व हो जाए। तो लिखने के इतने आलसी हो जाते हैं, काम करने के इतने आलसी हो जाते हैं, और बीइंग ए गवर्नमेंट ऑफिशियल उनको सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि चलो ठीक है, हमारी लाख रुपए तनख्वाह आ रही है और हमें कोई काम का नहीं बोले या फिर हमें कोई सार्थक सूचना नहीं देनी पड़े। तो ये आज के टाइम में गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है उनकी एक सोच बनी हुई है कि सरकारी नौकरी मजे करने के लिए होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार आपके घर की नमक रोटी रोजी रोटी चला रही है भाई। आप उससे जो रिवेन्यू ले रहे हैं गवर्नमेंट से पर मंथ, उसके एवज में आप जनता को ईमानदारी से 8 घंटे की, चलो आप ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं पर 8 घंटे की ईमानदारी से ड्यूटी दीजिए, ताकि लोगों को जो आप कह रहे थे ना जागरूकता तब आएगी जब गांव का कर्मचारी जो होता है वो उस आम आदमी के साथ बैठेगा। बिल्कुल। और दूसरा ये भी रहता है, ग्रामीण परिवेश में ये रहता है कि जितना विश्वास आम आदमी एक सरकारी कर्मचारी पे करता है, उतना विश्वास दूसरे और किसी पे नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। जयसिंह जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और विशेषकर ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं ये कहीं न कहीं ग्रामीण के जो गांव के लोग हैं इनको बड़ा परेशान करती है। मैं जानना, एक तो सरपंचों का और जो पंचायत स्तर पर जो भी अधिकारी है इनका बड़ा मिली भगत रहती है, और ये सरकार की योजनाएं जो 70% जो योजनाएं हैं केंद्र से जो आती है वो सारे ग्राम पंचायतों पर ही आती है। उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट वहीं पर होता है। कई बार क्या होता है कि ये प्रशासनिक अधिकारी, सरपंच और आगे के अधिकारी मिलकर योजनाओं को पूरा चबा जाते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है कि लोगों को अपने अधिकारों से वाकिफ कराएं और वो अपनी सुविधाओं को ले सकें? इस चीज़ से कैसे बचाया जाए उनको? सर, इसका तो वैसे तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां लेके आए, जैसे डीबीटी आया, अपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो वो कहीं न कहीं इतना अच्छी पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम थी कि जो आपके हक का जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने लग गया। और इसमें अभी 5-7 रोज पहले अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अभी आपके डेनमार्क गए, कोपेनहेगन में उन्होंने स्पीच दिया अपना, बर्लिन जर्मनी में भी दिया। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रधानमंत्री जी कोई थे, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और वो 75 पैसे रास्ते में घिस जाते हैं। तो इस टाइप का उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और वो 1 रुपया पूरा गांव में पहुँचता है। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इजाद की है जिनसे ये चीज़ें कम हुई है कि जो विलेज लेवल ऑफिशियल्स और जो पॉलिटिशियंस है उनका इंटरफेयर इन चीज़ों में थोड़ा कम हुआ। बट उसमें भी क्या किया कि अभी जैसे कुछ लोग मेरे आसपास गाँव के और जैसे जनरली टॉक करते हैं तो वो बताते हैं कि जैसे मनरेगा में आजकल 1-2 गांव वालों ने मुझे ये बताया कि अनूपगढ़ के आसपास एक गांव था, वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि वहाँ पे जो मनरेगा का जो काम है वो ट्रैक्टर वगैरह से करवा करके और श्रमिकों का जो पैसा है वो रिलीज कर दिया। कुछ सरपंच के खास लोग हैं उन्होंने फर्जी अटेंडेंस लगा के, तो जो डीबीटी आ रहा है उसमें भी आपने पहले तो क्या करते थे, डीबीटी में जो पैसा आता उसमें खा जाते थे। अब आपने नया धंधा स्टार्ट कर दिया भी, जो आदमी एक्चुअल में फील्ड पे काम नहीं कर रहा है। और ऐसे लोगों को हर गांव में केसेस मिलते हैं कि आप मनरेगा एक बड़ी योजना है गवर्नमेंट की और उसमें आप फर्जी अटेंडेंस लगा के या मशीनरी से काम करवा करके या फिर आप उनको इस तरीके से पैसा उनका रिलीज कर देते हैं। और आपने हर गांव में 10-10, 20-20, 30-30 एम्प्लॉइज फर्जी तरीके से जो एक्चुअली में फील्ड पे काम करते ही नहीं है, बस उनकी डॉक्यूमेंट में अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस के बिहाफ पे उनका फंड आ जाता है। तो वहां से 1 रुपया तो भेजते हैं पर वो 1 रुपया इधर ये फर्जीवाड़े में उठा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे मतलब स्थानीय क्षेत्र पर वो पैसा जो आगे से भेजा जा रहा है वो भले ही 1 रुपये का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उसकी हालत बहुत ही खस्ता हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन, लोकल पॉलिटिशियंस है विलेज लेवल के और जो विलेज लेवल ऑफिशियल्स है, ये सारे क्या करते हैं, ये हर एक चीज में अपनी एक तोड़ बिठा लेते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे तो ये यहाँ से रिवेन्यू हम जनरेट कर लेंगे। इसका तोड़ क्या है, मतलब समाधान क्या है? देखो हमारे व्यूअर्स तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई इसका समाधान क्या है, क्योंकि ये जो लोकल लेवल पर इतना बड़ा करप्शन है वो केंद्र का और राज्य का जो आगे से आया हुआ पैसा है वो यहीं पर चबा जाते हैं। हमारे मतलब महात्मा गांधी ने कहा है कि गांव हमारे मतलब सबसे छोटी इकाई है और विकास का सबसे बड़ा आधार वहीं से शुरू होना चाहिए।
लेकिन हम देखते हैं कि गांव आज भी वहीं के वहीं कंडीशन में रह गए हैं। क्या मतलब क्या करें, ऐसा समाधान तो कुछ दीजिए। समाधान ये है सर कि जो युवा आज हर घर में बीए में ग्रेजुएशन किया, कोई बीकॉम किया हुआ, कोई बीएससी किया हुआ, हर घर में एक युवा ग्रेजुएट है। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं कि जैसे गली मोहल्ले में कहीं गुजरते हैं तो वहाँ पे अभी कल परसों हमारे नौहर में एक घटना हुई कि कुछ युवाओं को कुछ किसी ने बोल दिया, पता नहीं क्या सार्थकता है उस घटना के पीछे, पर उन्होंने दंगा कर दिया वहाँ पे। अच्छा। और प्रशासन के भी पैर फूल गए क्योंकि बड़ी घटना हो गई थी। तो इस टाइप से क्या है कि जो युवा है उनको भी इन चीज़ों से दूर होके और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। बिल्कुल। जो विलेज लेवल ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं रोड बन रहा है, कोई काम चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये रोड बन रहा है या ये नाला बन रहा है या ये कोई पर्टिकुलर कोई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कोई तो आपको ऐसे कुछ लगता है भाई यहाँ गलत हो रहा है तो आपको इसके ऊपर पैनी निगाह रखनी है। उसका कुछ उदाहरण बताता हूँ, मैं मेरे गांव से रिलेटेड ही बता देता हूँ कि मेरे गांव का जो मैप है भोमपुरा सॉरी जी, तो वहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने आबादी भूमि का एक नक्शा दिया 1979 में। अच्छा। और उस आबादी भूमि के प्लान के अकॉर्डिंग जो मेरे गांव में पब्लिक रोड जो मेन रोड है वो 80 फीट का रोड है और उसमें अभी पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था। तो उस रोड के अंदर आपका ये मान के चलो कि आपका वो 40 फुट का ही रोड नहीं है। तो भाई मैंने ऑब्जेक्शन किया, भी जब मैप में 80 फुट का है तो आपने दोनों तरफ 20-20 फुट इसमें एनक्रोचमेंट साइट अतिक्रमण कैसे दे दिया? तो उन्होंने एक नई चीज बताई कि जी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंड है, एडीबी का फंड है और इसकी गाइडलाइन ये रहती है कि आपको कोई भी इंक्रोचमेंट साइट रिमूव नहीं करनी है। तो मेरे गांव में पहले ही अभी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का फैसला आया हुआ है कि पब्लिक रोड्स है वो लोगों की प्रॉपर्टी है और उसका एवरी इंच खाली करवाया जाना सुनिश्चित करें। अच्छा। तो उसमें क्या किया, अभी मैंने उनसे ये क्वेश्चन रेज किया कि क्या भाई ये कोर्ट के उस फैसले के दायरे में नहीं आता है क्या? भी एडीबी का फंड है, चलो अच्छी बात है, एडीबी की गाइडलाइन क्या कहती है, पर अभी कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होना है और क्या कोर्ट का फैसला इस रोड पे नहीं लगता क्या? क्योंकि ये रोड आबादी भूमि का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, पर आपने कोई स्टे लिया है क्या काम रुकवाने के लिए? अच्छा। मेरे से ये क्वेश्चन उन्होंने पुट किया कि आपके पास कोई स्टे भी नहीं है और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये 80 फुट पे जाना चाहिए, हम तो यहीं निकालें। तो मैंने इनको एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज किया, मैं कहा देखिए सर, जो जोधपुर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे गांव के वकील है बलराम सहारण करके, उन्होंने दायर कर रखा है। तो मैंने कहा जो केस चल रहा है उस केस में बलराम सहारण वर्सेस राजस्थान सरकार। अच्छा। केस का जो मेन जो आपका सब्जेक्ट रहता है भी पार्टी कौन है? पार्टी एक तो सरकार होगी और एक कोई परिवादी जो वो है। तो मैंने कहा भाई आप राजस्थान सरकार के बाहर हैं क्या? जो कोर्ट ने फैसला दिया वो उन्होंने ये दिया कि राजस्थान सरकार को ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल, सरकार को आदेश है ये। हाँ, सरकार को आदेश है और आप मेरे से स्टे मांग रहे हैं। तो आप पार्टी हैं और पार्टी को ऑर्डर कोर्ट ने दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं आपके पास स्टे ऑर्डर है। तो स्टे ऑर्डर ऐसे केस में लेना पड़ता है कि आप जब केस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पे कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं या और कर रहे हैं, और जो पीड़ित पक्ष है वो खुद को सही साबित करने के लिए आपकी तोड़फोड़ रुकवाने के लिए स्टे लाएगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप कोई आदेश है, आप ही किसी कोई आपको कहे कि कोर्ट का ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करो और आप कहो कि आपके पास हम काम कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, उसका स्टे मांग रहे हैं उल्टा। तो वो जो एक्शन थे, सांवरमल स्वामी करके उनका नाम था, वो बड़े अचंभित हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा सर आप उसमें पढ़ो तो सही ना, भी स्टेट ऑफ राजस्थान जो है, राजस्थान सरकार है, वो इस केस में पार्टी है, तो आप सरकार से बाहर हैं क्या? तो कर्मचारी इस लेवल की बातें करते हैं। तो जो आम नागरिक जो जागरूक, जो आप कह रहे हो ना कि जागरूकता आनी चाहिए, तो उनको तो इस तरीके से उल्टे सीधे क्वेश्चन करके वो उलझा लेते हैं, तो वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ तो कोर्ट हुआ ही हुआ है, भी अभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। भी जब कोर्ट ने कहा कि एवरी इंच ऑफ द पब्लिक वे शुड बी क्लियर, इस टाइप से उन्होंने एक लाइन यूज किया।
तो आपने 80 फुट की रोड को 40 फुट के ऊपर वो बना दिया आपने, दोनों तरफ जो ड्रेन बना, जो नाला बना, और आपने 20 फुट ऐसे छोड़ दिया। तो कोर्ट का कंटेम्प्ट तो ऑलरेडी हुआ है कि जब पब्लिक ने एक डेफिनेशन दिया है जिसमें ये आपको कहा है कि एवरी इंच ऑफ द पब्लिक वे शुड बी क्लियर, तो मीन्स आपको हर एक इंच का ध्यान रखना है, पर आपने तो मीटरों में भी नहीं रखा, 20-20 मीटर खा के। भाई ये अपने आप में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए जयसिंह जी, तो मेरे ख्याल से आपने एक बहुत ही सार्थक संवाद को अंजाम दिया है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की जो चर्चा है निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक साबित होगी, और जितने भी सुनने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको ज़रूर ये हेल्प करेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो दुनिया भर की मतलब तरह तरह की समस्याएं हैं जो प्रशासन की तरफ से लोगों को सामना करना पड़ता है, और वो मतलब लोगों को एक उम्मीद जगाने का काम आपने जो इस तरह की जानकारी शेयर करके किया है, निश्चित रूप से ये न केवल भोमपुरा की बात है बल्कि ये राजस्थान के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें होती है, और प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि जो माननीय जो न्यायालय है उनकी बातों को, उनके जो आदेश हैं उनकी पालना सुनिश्चित करें, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और जो आरटीआई के बारे में आपने जानकारी दी है, निश्चित रूप से हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं वो आपकी इस जानकारी को अंगीकार करेंगे, और ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों को और आगे बढ़ा के एक भारत के नागरिक को सशक्त किस तरह से बनाया जाए और अपनी एक जिम्मेदारी का किस तरह से हम निर्वहन कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आज के इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।